आज हम संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। यह है भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक सरकार को अपने लोगों के लिए क्या-क्या करना चाहिए, उसकी ड्यूटीज क्या हैं? भाई, इसका जवाब हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है, और वो भी संविधान के भाग IV में। ये सरकार के लिए एक तरह का रोड मैप है, एक गाइड बुक। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, आखिर हैं क्या? देखिए, ये असल में कुछ आदर्श हैं, कुछ निर्देश हैं। आप कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपास की तरह है। जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी या कोई कानून लाएगी, तो उसे इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। और इनका मकसद है देश में एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। DPSP और मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में एक बड़ा फर्क है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है वो है जस्टिसेबल, मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है। लेकिन DPSP जो है वो है नॉन जस्टिसेबल, मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है कि अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर ये इतने जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि संविधान कहता है कि ये देश को चलाने के लिए फंडामेंटल है, मूलभूत है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले हम इसकी नींव यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। और आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इसकी नींव से। अनुच्छेद 36 सबसे पहले तो राज्य शब्द को डिफाइन करता है, मतलब ये जो निर्देश हैं ये किस पर लागू होंगे। तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, पंचायतें, सब पर लागू होंगे। फिर आता है अनुच्छेद 37, जो सबसे जरूरी है। ये साफ साफ कहता है कि हाँ, इन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये देश चलाने के लिए फंडामेंटल है और कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को लागू करे। चलिए अब इन सिद्धांतों के पहले हिस्से पर आते हैं, समाजवादी सिद्धांत या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका मकसद है एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाना, जहां सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो। जरा इन आर्टिकल्स को देखिए, ये सब मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाते हैं जहां भेदभाव कम हो। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, इनकम इनइक्वालिटी को कम करेगा। फिर अनुच्छेद 39 कहता है कि देश के संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से हो, और हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ मामलों में पब्लिक असिस्टेंस के अधिकार की बात करता है। और अनुच्छेद 42 ये काम करने की जगहों पर बेहतर माहौल और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। तो देख रहे हैं, ये सब मिलकर एक वेलफेयर स्टेट की ही तो नींव रख रहे हैं। और हाँ, इसी में एक बहुत खास आर्टिकल है, अनुच्छेद 39A। ये कहता है कि न्याय सबको मिलना चाहिए, और वो भी समान अवसर के आधार पर। अगर किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो उसे सरकार फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देगी। इसी आर्टिकल की वजह से नैल्सा जैसी संस्थाएं बनी हैं। ठीक है, अब समाजवाद से आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरह के सिद्धांतों को देखते हैं, गांधीवादी सिद्धांत। ये वो सिद्धांत हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित हैं। और गांधी जी का फोकस किस पर था? ग्राम स्वराज पर, आत्मनिर्भरता पर, बिल्कुल जमीनी स्तर पर विकास पर। ये सारे अनुच्छेद गांधी जी के उसी ग्राम स्वराज के सपने को दिखाते हैं। जैसे अनुच्छेद 43 कहता है कि ग्रामीण इलाकों में कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। फिर अनुच्छेद 46 कहता है कि SC, ST और समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक हितों का ध्यान रखा जाए। और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को संगठित करने और खासकर दुधारू पशुओं की वध को रोकने की बात करता है। और इनमें सबसे जरूरी है अनुच्छेद 40। ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो और लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचे। आज जो हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम है, उसकी नींव यही आर्टिकल 40 है। चलिए अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स।
ये सिद्धांत लिबरलिज्म की विचारधारा को दिखाते हैं और एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और रैशनल देश बनाने की बात करते हैं। ये आर्टिकल्स एक मॉडर्न इंडिया का ब्लूप्रिंट हैं। देखिए, अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात करता है। अनुच्छेद 48A हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात करता है। अनुच्छेद 49 हमारे राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों को बचाने की बात करता है। और फिर अनुच्छेद 50, जो बहुत ज़रूरी है, ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात करता है ताकि न्यायपालिका आज़ाद रहे। और अनुच्छेद 51 ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की बात करता है, जो हमारी विदेश नीति का आधार है। और हाँ, इसी कैटेगरी में एक और बहुत चर्चित आर्टिकल आता है, अनुच्छेद 44। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसका मतलब है कि राज्य ये कोशिश करेगा कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, तलाक और विरासत के लिए एक जैसा कानून हो। ये आज भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। चलिए, अब एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इन पॉइंट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। पहला, ये संविधान के भाग 4 में है। दूसरा, अनुच्छेद है 36 से 51 तक। तीसरा, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चौथा, इनकी प्रकृति नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और पांचवा, इनका लक्ष्य है एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। और एक और बात, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन्हें हमारे संविधान का नोवेल फीचर कहा था। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि अगर इन DPSPs को कोर्ट में इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता, तो फिर हमारा संविधान इन्हें देश को चलाने के लिए फंडामेंटल क्यों कहता है? शायद इसलिए क्योंकि ये एक नैतिक दबाव बनाते हैं। कोई भी सरकार जो जनता के लिए काम करना चाहती है, वो इन आदर्शों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आखिर यही तो वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा।